हेलो फ्रेंड्स, वेलकम दिस क्लास इंसानस प्रो बायोलॉजी। तो जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम साइंटिफिक फिनोमिनॉन पे आईसीएमआर 2023 को टारगेट करके लेके आएंगे वीडियोस, तो उसी सीरीज़ में आज से हम लोगों ने स्टार्ट किया है। इसके अलावा एक और वीडियो मैंने स्टार्ट करा है जो कि रात को अब 8 बजे आपको मिलेगा। डेफिनेटली हम स्टैट्स की वीडियो भी अपलोड करेंगे बहुत ही जल्द, लेकिन जब तक हम वो वीडियो अपलोड नहीं कर रहे तब तक आप इन सब चीज़ों से अपनी तैयारी को इन्हांस कीजिए। साइंटिफिक फिनोमिनॉन 2023 की वीडियो जो है वह पीवाईक्यू पे पूरी तरह से डिपेंड है, और डेफिनेटली ये सीरीज जैसे ही आपका साइंटिफिक फिनोमिनॉन ख़त्म होगा उसके जस्ट बाद आपका टोटल पीवाईक्यू अभी तक जितना आया हुआ है साइंटिफिक फिनोमिना पे वो सब के सब खत्म हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएगा। इस चीज़ की हम गारंटी दे रहे हैं। पीडीएफ इसका आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, और टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें आपको बता रखा है। यहाँ पे एलिमेंट के नाम दे रखे हैं, और एलिमेंट के साथ आपको दो कंडीशन दे रखा है, एक अर्थ क्रस्ट पे और एक कोर पे। अगर हम अर्थ क्रस्ट की बात करेंगे तो ऑक्सीजन जो है वो पाया गया है, और अगर हम गैस की बात करेंगे तो गैस में आपका नाइट्रोजन पाया जाता है। अर्थ क्रस्ट पे ऑक्सीजन 47% है, वहीं पे अगर हम अर्थ कोर की बात करेंगे तो 35% के साथ आयरन नंबर 1 पे होता है। और आयरन कोर में होता है, दैट इज द रीज़न कि ये आयरन अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दूसरे नंबर पे अर्थ क्रस्ट पे सिलिकॉन, तीसरे पे एल्युमिनियम, चौथे पे आयरन होता है। बट अर्थ कोर में ऑक्सीजन दूसरे नंबर पे, सिलिकॉन तीसरे नंबर पे, और मैग्नीज थर्ड चौथे नंबर पे होता है। निकल जो है वो आपका 5वें नंबर पे होता है। तो मैग्नीशियम 4%, 2% कैल्शियम, 2% पोटेशियम, 2% सोडियम, 2% अदर। सेम उसी तरह सल्फर 2%, 1% कैल्शियम, 1% एल्युमिनियम और 1% अदर होता है। इस चार्ट में आपको मेन ये याद रखना है कि अर्थ क्रस्ट पे ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा होता है, कोर अर्थ में आयरन सबसे ज़्यादा होता है, अर्थ क्रस्ट पे गैस में नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा होता है 71%, 71.999 ऐसा होता है, 70% ऐसे होता है। 71% आपका नाइट्रोजन होता है, और 21% आपका ऑक्सीजन गैस होता है। 0.04% जो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है। इसके अलावा 1% में बाकी सब आते हैं, बाकी सब मिला के 1% में आता है। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने वही चीज़ें लिख रखा है कि आयरन जो है मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है इन टर्म ऑफ मास फाउंड इन द अर्थ कोर। अर्थ कोर में इन टर्म ऑफ द मास, देखिए हर एक शब्द यहाँ पे बहुत जरूरी है। अर्थ के कोर में मास के रिस्पेक्ट में सबसे ज़्यादा आयरन पाया जाता है, जो कि प्लेनेट के टोटल मास में बहुत ही ज़्यादा योगदान देता है। आयरन जो है वह एक वाइटल एलिमेंट है अर्थ जियोलॉजी के लिए। अगर जियोलॉजी के लिए आपसे कोई पूछे कि कौन सा एलिमेंट वाइटल है तो आयरन। क्यों? क्योंकि यह प्लैनेट मैग्नेटिक फील्ड प्रोडक्शन में यूज होता है, जिसमें जियोलॉजिस्ट इसको स्टडी करते हैं। एक टर्म होता है सुपर फ्लूइडिटी। अब सुपर फ्लूइडिटी के बारे में हम बता दें कि जैसे आपका होता है सॉलिड, लिक्विड, गैस, इसके अलावा दो और होते हैं। एक होता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, और लास्ट में होता है आपका टेम्परेचर, मतलब प्लाज्मा। देखिए, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, फिर होता है सॉलिड, फिर होता है लिक्विड, फिर होता है गैस, इसके बाद होता है प्लाज्मा। टेम्परेचर को अगर हम इंक्रीज करते जाएं तब यहाँ पे है कि जो आपका फ्लूइड है,
फ्लूइड में एक टर्म है, वो है सुपर फ्लूइडिटी। सुपर फ्लूइडिटी का मतलब है जब भी फ्लूइड जो होता है वो किसी चीज पे फ्लो करता है। फॉर एग्जांपल अगर हमने कहा दैट इज अ सॉलिड मटेरियल और इसके ऊपर कोई फ्लूइड आपने इसको फ्लो कराया, तो इसके पास मतलब ये फ्लो करेगा, वो विस्कोसिटी से फ्लो करेगा, मतलब कुछ ना कुछ इसको रेजिस्टेंस लगेगा। पर अगर हम विस्कोसिटी जिसको हम रो बोलते हैं इसको अगर हम जीरो कर दें, या अगर हम रेजिस्टेंस को, क्या आपका रेजिस्टेंस को अगर हम 0 ओम कर दे, विदाउट रेजिस्टेंट अगर कोई भी फ्लूइड मूव करता है तो दैट इज कॉल्ड द सुपर फ्लूइड, और दैट फीचर इज कॉल्ड अ सुपर फ्लूइडिटी। तो सुपर फ्लूइड क्या है? सुपर फ्लूइड कैन मूव विदाउट एनी रेजिस्टेंस। विदाउट एनी रेजिस्टेंस आपका सुपर फ्लूइड मूव कर सकता है। और सुपर फ्लूइडिटी इज द यूनिक स्टेट ऑफ मैटर वेयर अ सबस्टेंस कैन फ्लो विद अ जीरो विस्कोसिटी। अब यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन और आ सकता है कि अगर किसी के पास जो कोई चीज विदाउट रेजिस्टेंस, विदाउट एनी रेजिस्टेंस अगर फ्लो कर रहा है, उसकी विस्कोसिटी कितनी होगी? तो उसकी विस्कोसिटी 0 होगी। या जो भी सबस्टेंस के पास 0 विस्कोसिटी होगी वो विदाउट एनी रेजिस्टेंस फील किए मूव कर सकता है। ये इन दोनों से कोई क्वेश्चन आ सकता है। अगर हम पीरियोडिक टेबल की बात करें तो हीलियम जो कि He के नाम से जाना जाता है, 4 हीलियम, 4 यहाँ पे जो है आपका वो एटॉमिक एटॉमिक मास है। हाइड्रोजन हीलियम 2He4, यह आपका क्या है? हीलियम है। हीलियम के बारे में एक चीज, ये इन्हीं हीलियम को हम अल्फा पार्टिकल्स के नाम से जानते हैं। यही हीलियम अल्फा पार्टिकल्स है जहां पे 2 इलेक्ट्रॉन हैं और 4 एटॉमिक मास है। एटॉमिक मास जो होती है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर होता है और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है इन केस ऑफ द नेचुरल कंडीशन। न्यूट्रल कंडीशन में और नेचुरल कंडीशन में, न्यूट्रल कंडीशन में आपका इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के नंबर इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है मतलब 2 प्रोटॉन है, और 4 अगर आपके मास है तो आपके पास न्यूट्रॉन जो होगा, यहाँ पे क्या होगा? न्यूट्रॉन भी आपका 2 होना चाहिए। दूसरा, अगर हम इसके ऑक्टेट की बात करेंगे तो हीलियम जो होती है, हीलियम में 2 होता है, और कोई भी एलिमेंट जिसमें 2 8 8 मतलब लास्ट वाले में 8 8 32 होता है, 1832 होता है, वह इनर्ट गैस होता है या वह रिएक्टिव नहीं होता है। दैट इज द रीजन कि हीलियम एक इनर्ट गैस है, और दैट गैस हैव अ सुपर फ्लूइडिटी फीचर। दैट गैस हैव अ सुपर फ्लूइडिटी फीचर। अब सुपर फ्लूइडिटी के बारे में है कि सुपर फ्लूइडिटी पाई किस टेम्परेचर पे जाती है? तो बहुत ही ज़्यादा लो टेम्परेचर पे पाई जाती है, यह सुपर फ्लूइडिटी का फीचर। और बहुत ही ज़्यादा लो टेम्परेचर का मतलब क्या है? एब्सोल्यूट ज़ीरो। एब्सोल्यूट ज़ीरो का मतलब क्या होता है? एब्सोल्यूट ज़ीरो का मतलब होता है केल्विन जीरो। और केल्विन जीरो का मतलब क्या होता है कि केल्विन जीरो जो होता है -273.15 डिग्री सेल्सियस होती है। याद रखिएगा कि एक जीरो केल्विन जो है, जीरो केल्विन किसके बराबर होता है? जीरो केल्विन बराबर होता है 273.15 डिग्री सी। और अगर हम इसको फ़ारेनहाइट में बदल दें तो फ़ारेनहाइट में बदलने के बाद आएगा 459.67 डिग्री फ़ारेनहाइट। याद रखिएगा कि हमने ये इसके ऊपर डिग्री से फ़ारेनहाइट बदलना 2022 में बता चुका हूँ, तो इसके ऊपर आप मे भी आपने वो क्वेश्चन देख लिया होगा। अगर वो क्वेश्चन देख चुके हैं तो डेफिनेटली ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी कि डिग्री से फ़ारेनहाइट में कैसे हम चेंज करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट्स पे चलते हैं। एक टर्म होता है ऑटो फोकस। जब भी आप मोबाइल यूज़ करते हो तो वहाँ पे आप ऑटो फोकस टर्म यूज़ करते हो। ऑटो फोकस क्या करता है कि आपके कैमरा को वो अलाउ करता है कि वह
आपके कैमरा की लेंस और आपके जो ऑब्जेक्ट है जिसकी आप फोटो ले रहे हो उनको एक करेक्ट डिस्टेंस पे कर दे। कैमरा की लेंस को जो है वो फोकस कर देता है जिससे कि आपकी इमेज जिस ऑब्जेक्ट के आप इमेज ले रहे हो वो बहुत ही क्लियर इमेज मिले। तो ऑटो फोकस इज द कैमरा सेटिंग दैट अलाउ द कैमरा टू ऑटोमेटिकली सेलेक्ट द करेक्ट फोकस डिस्टेंस फॉर यू। मतलब हमारे लिए वो करेक्ट फोकस डिस्टेंस अपने आप बता देता है। यह जो होता है यह क्या करता है, ऑटो फोकस टर्म करता क्या है, यह मेजर करता है डिस्टेंस बिटवीन द कैमरा लेंस एंड द सब्जेक्ट एंड एडजस्ट द लेंस फोकस अकॉर्डिंगली। कैमरा और उस ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस पता लगाता है और उसके बाद लेंस को वो फोकस करता है जिससे कि एक बहुत ही अच्छा सा फोटो आपको मिल सके। दो इफेक्ट होता है, एक होता है जीमेन इफेक्ट, एक होता है स्टार्क इफेक्ट। दोनों इफेक्ट सिमिलर है बट डिफरेंस क्या है कि दोनों इफेक्ट में क्या होता है हम आपको बता दें। दोनों इफेक्ट में जो है स्पेक्ट्रल लाइन अपने कंपोनेंट में क्या होता है, डिवाइड हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है या शिफ्ट हो जाता है। क्या होता है, स्पेक्ट्रल लाइन अपने कंपोनेंट में स्प्लिट हो जाता है, डिवाइड हो जाता है या शिफ्ट हो जाता है। अब यहाँ पे है कि कब वो स्प्लिटिंग जीमेन इफेक्ट कहलाएगा या कब वो स्टार्क इफेक्ट कहलाएगा। तो जब हम मैग्नेटिक फील्ड को इंट्रोड्यूस करें और हमारा स्पेक्ट्रल लाइन क्या है हमारा, जब हम मैग्नेटिक फील्ड को इंट्रोड्यूस करें और हमारा स्पेक्ट्रल लाइन जो है वो अपने कंपोनेंट में डिवाइड हो जाए तो उस इफेक्ट को हम जीमेन इफेक्ट कहेंगे। और अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें और वो लाइन स्पेक्ट्रल लाइन अपने कंपोनेंट में क्या हो जाए, स्प्लिट हो जाए, तो उसे हम स्टार्क इफेक्ट कहेंगे। तो क्या डिफरेंस है जीमेन और स्टार्क में? जीमेन इफेक्ट में मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में स्पेक्ट्रल लाइन अपने कंपोनेंट में डिवाइड होती है, वहीं पर स्टार्क इफेक्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में स्पेक्ट्रल लाइन अपने कंपोनेंट में डिवाइड होती है। अब क्वेश्चन है कि यह डिवाइड होती ही क्यों है। जब भी किसी मॉलिक्यूल या एटम को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है, एनर्जी लेवल एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन आर अल्टर्ड। नॉर्मल कंडीशन में जो उसका एनर्जी लेवल होता है वो चेंज हो जाता है, और जब एनर्जी लेवल चेंज होता है तो जो सेम एनर्जी के होते हैं वो डीजेनरेट होते हैं, और डीजेनरेट हो के वो सेपरेट हो जाते हैं। इससे हमें क्या दिखता है, स्प्लिटिंग ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन इनटू द मल्टीपल कंपोनेंट। होता क्या है कि जैसे ही हम किसी भी एटम या मॉलिक्यूल को मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उनका एनर्जी लेवल जो होता है, इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड एनर्जी लेवल, वो अल्टर्ड हो जाता है। अल्टर्ड होने से क्या होता है, उस समय होता क्या है कि जो हमारा सेम एनर्जी लेवल का होता है पहले वाले, वो सब डीजेनरेट होते हैं। मतलब क्या है कि वो सब सेपरेट होना शुरू होते हैं क्योंकि एनर्जी उन लोगों की डिफरेंट होने लगती है, और उससे हमें डिफरेंट टाइप मतलब कंपोनेंट उनके अलग अलग दिखाई देते हैं। अब एक क्वेश्चन है कि नंबर और अरेंजमेंट किस पे डिपेंड करता है उस कंपोनेंट के। तो नंबर और अरेंजमेंट वो डिपेंड करेगा कि स्ट्रेंथ कितनी है मैग्नेटिक फील्ड की और मैग्नेटिक फील्ड की ओरिएंटेशन क्या है। तो दो टर्म पे डिपेंड करेगा है हमारा क्या, नंबर और अरेंजमेंट ऑफ द कंपोनेंट ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। एक स्ट्रेंथ पे, दूसरा ओरिएंटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसी का क्या हो सकता है, द स्ट्रेंथ एंड ओरिएंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इन चीजों पे ये डिपेंड करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसका पीडीएफ आपको कहाँ पे मिलेगा, टेलीग्राम पे मिलेगा। चलिए बाय बाय, बाय बाय एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड जिससे भी आप शेयर कर सको। बाय बाय।